हम आपको यहाँ पे खेल तथा पोषण का सेकंड पार्ट बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने आपको पहले ही समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, अभी जाकर पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, जब आप सेकंड पार्ट देखना, क्योंकि आपको जब भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का है 12th क्लास का, इसमें आपको पढ़ा दिया था बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन भी पढ़ा दिया था। अब आपके स्टार्ट होएगा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। पर आप न्यूट्रिटिव्स में विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल और हमने वो पढ़ाए थे प्रोटीन और खनिज पढ़ाए थे, वो आप फर्स्ट पार्ट में मैंने उसमें बता दिया था, जिसमें सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्व वो बताए थे, तो उसमें न्यूट्रिटिव आप पढ़ लेना। अब हम आपको पढ़ाएंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, यानी कि आहार के गैर पोषक घटक। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी कि भार नियंत्रण, और अ हेल्दी वेट, यानी भोजन स्वस्थ भार, यानी हमारा आदर्श वजन जिसे बोलते हैं, और द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी कि डाइटिंग करने के खतरे या नुकसान क्या होते हैं। फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स, यानी कि भोजन असहनशीलता और भोजन भ्रम से संबंधित जो गलत धारणाएं होती हैं भोजन से संबंधित, वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को, और आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी। पहले आपका आता है आहार के गैर पोषक घटक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको पोषक घटक में वही पढ़ लेना जो मैंने बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब पढ़ लेना। आहार के ऐसे घटक जो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं करते, यानी कि आहार के गैर पोषक घटक हम उन्हें कहते हैं जो हमें ना तो किसी प्रकार की एनर्जी देते हैं ना कैलोरी देते हैं। गैर पोषक घटक होने के बावजूद भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि इन्हें गैर पोषक घटक में रखकर भी हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। वो किस लिए आवश्यकता होती है? क्योंकि इसका प्रयोग किसी पदार्थ को रंग या स्वाद देने के लिए किया जाता है। यानी हमारा कोई पदार्थ होता है, जैसे चाय ले लो आप, चाय में हम दूध में चाय पत्ती डालते हैं तो उसकी चाय बन जाती है, कलर भी चेंज होता है और स्वाद भी चेंज हो जाता है। अब है हमारा फोक, जिसे हम फाइबर भी बोलते हैं, भोजन का वह भाग जिसे मनुष्य की आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, यानी आंतों के विकार दूर होते हैं फोक से। आंतों में इस सुधार के कारण व्यक्ति को कब्ज की समस्या भी नहीं रहती, यानी जब आंतों के विकार दूर होंगे तो हमारे अंदर कब्ज की समस्या भी नहीं रहेगी। दिल से जुड़ी बीमारियों में भी कमी आती है फोक से। फोक दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। यानी एक होता है जो जल में हमारा अच्छी तरीके से घुल जाता है और एक होता है जो जल में नहीं घुल सकता। अब पढ़ेंगे जल। शरीर का 70% भाग जल से ही बना होता है, यानी जो हमारा शरीर होता है उसका 70% भाग जल ही होता है। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं और रासायनिक क्रियाएं, वो हमारे लिक्विड मेथड में ही होती है। जल की कमी के कारण यकृत अपना काम सुचारू रूप से नहीं करता, यानी अगर हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाए तो हमारा जो यकृत होता है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे पसीना भी कम निकलता है, यानी उसकी वजह से हमारा जो पसीना होता है वो भी कम निकलता है तथा शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर के विकार भी नहीं निकल पाते, यानी शरीर की जो बीमारी होती है वो भी नहीं निकल पाती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। अब आता है हमारा स्वाद यौगिक। स्वाद या गंध के लिए प्रयोग की जाती है, यानी जो स्वाद यौगिक है ये या तो स्वाद देने के लिए किसी पदार्थ को या फिर गंध देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बिना कैलोरी वाली मीठी चीनी, आपको पता ही होगा, बिना कैलोरी वाली मीठी चीनी स्वाद यौगिक के लिए उपयोग की जाती है। यह यौगिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरी है ही नहीं, बस ये मीठी चीनी है, इसलिए प्राकृतिक स्वाद ही बेहतर होता है। अब आता है रंग यौगिक। हर प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का अपना एक रंग होता है, यानी हर एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो होता है उसका एक अपना अनोखा रंग होता है। बाजार में अच्छे भाव में बेचने के लिए कई बार इन पर रासायनिक रंग भी चढ़ा दिए जाते हैं। जो बाजार में सामान बेचे जाते हैं उन्हें कई बार अच्छी कीमत में बेचने के लिए उन पर कई प्रकार के रासायनिक केमिकल रंग चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे उनमें आकर्षक लगे और सब अच्छे तरीके से अच्छे भाव में खरीद लें, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जब उन्होंने केमिकल मिला दिए तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हार्म हो सकते हैं। अब आता है हमारा हेल्दी वेट, यानी कि स्वस्थ या उचित भार जो होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार बनेगी। वह भार, ये भार है हारनी, प्लीज सॉरी फॉर दैट। वह भार
जिस पर व्यक्ति बिना किसी बीमारी के, बिना किसी भय के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी वो वजन, यानी कि जो इंसान का वजन होता है उसका वजन इतना होना चाहिए कि वो ना उसे कोई बीमारी लग पाए और वो अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। अब हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार 19 से 25 तक की बीएमआई का बीच का भार स्वस्थ भार होता है। यानी जिसकी बीएमआई 19 से कम है तो उसका शारीरिक भार अच्छा नहीं होएगा, और जिसकी 25 से ज़्यादा है तो उसका भी भार स्वस्थ नहीं रहेगा। इसका मतलब उनके हिसाब से 19 से जिसकी है और 25 तक ख़त्म होती है तो उसकी बीएमआई का भार स्वस्थ भार होता है। अब बीएमआई हम कैसे निकालते हैं? बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की फुल फॉर्म है। और भार मापने की विधि, यानी हमारा जो वेट है उसे कैसे मापा जाता है? पहले देखिए, बॉडी का वेट लिखेंगे, फिर अपॉन में बॉडी हाइट, फिर इंटू करके बॉडी हाइट जो भी आएगा वो आंसर होएगा। ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी बीएमआई कितनी निकली है, ताकि आपको निकालना आ जाए अपनी बीएमआई। अब आता है हमारा भार नियंत्रण के उपाय, यानी कि हमारा जो वजन होता है उसे हम किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें दैनिक कैलोरी उपभोग को कम करें, यानी कि शरीर को फिट करने के लिए हमारी जो रोज़ की कैलोरी उपभोग होती है उसमें से 100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से हमें कम कर देनी चाहिए। इससे हमारा जो शरीर है उसका भार नियंत्रित हो जाएगा। अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें, यानी कि अगर हम प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो हमारा शरीर भी फिट रहेगा। अब आता है एक्टिव लाइफ स्टाइल, यानी कि इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए। वैसे आराम जीवन सबको पसंद है, बट ज़्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए जिससे कि हम मोटापे से शिकार हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में, आप पैदल चलने के बजाय लिफ्ट में जा रहे हैं तो इससे भी आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट होएगा। सो हमें ज़्यादा आराम पस्त जीवन नहीं जीना चाहिए। अब आता है अवॉइड अल्कोहल एंड अवॉइड फैटी फूड, यानी कि कुछ हमारे नशीले खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे मादक पदार्थ जिन्हें बोलते हैं, जैसे उसमें आता है शराब, नशीले दवाई और सिगरेट वगैरह आती है, जिससे कि हमारा मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा अवॉइड फैटी फूड, यानी जितने भी तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी जीवन शैली से, क्योंकि बाहर के जो फास्ट फूड होते हैं उनसे मोटापे से शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारा जो भार नियंत्रण नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से। डू एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी अगर हम अपनी एक्सरसाइज रोज करेंगे तो हमारी जो कैलोरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एक्सरसाइज करने से, जिससे कि हमारा जो शरीर का भार है वो स्वस्थ भार कहलाता है। अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इनमें आती है मिठाइयाँ और चॉकलेट्स वगैरह, तो हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारा भार नियंत्रण हो सकता है अगर हम इन्हें अवॉइड करें। अब आता है हमारा डाइटिंग, जिसे हिंदी में अल्प आहार भी बोलते हैं। बहुत से खिलाड़ी तथा व्यक्ति पतला होने की इच्छा में अपना खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा या आपने करा भी होगा, पतला होने की इच्छा में कुछ लोग, कुछ व्यक्ति खाना पीना अपना छोड़ देते हैं, तथा बहुत बार तो रोटी तक खाना छोड़ देते हैं। यानी कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रोटी नहीं खाते, रोटी छोड़ देते हैं पतला होने के लिए। इसका बहुत बुरा प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है, यानी जो इनका इफेक्ट होता है इनके शरीर पर पड़ता है, तथा इससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी अगर वो रोटी तक ही नहीं खाएंगे तो उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी तो होनी है, और वे लोग कुपोषण का शिकार भी बन जाते हैं। आपने कुपोषण बीमारी का नाम भी सुना होगा, तो वो कुपोषण का शिकार बन जाते हैं अपनी रोटी छोड़कर। बट ये सब धारणाएं गलत होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्पाहार के नुकसान देखिए, अल्पाहार से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी डाइटिंग करने के खतरे जिन्हें बोलते हैं। रक्त से जुड़े नुकसान, यानी हमारे ब्लड से जुड़े बीमारियां हो सकती हैं। नेत्र से जुड़े नुकसान, यानी आँख से संबंधित हमारी बीमारियां हो सकती हैं। याद करने की शक्ति में कमी, यानी हमारी मेमोराइजिंग पावर लो हो सकती है डाइटिंग करने से। अब आता है हमारा खाद्य असहिष्णुता, फूड इंटॉलरेंस।
इसे शरीर की वह स्थिति बोलते हैं जिसमें हमारा शरीर भोजन के विशेष तत्वों को अवशोषित करना बंद कर दे। यानी हमारे जो भोजन के विशेष तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जाना, यानी हमें उनसे उल्टी आने लगती है उन्हें खाने के बाद, किसी पदार्थ को खाने के बाद, तो इससे ही हम भोजन असहनशीलता बोलते हैं। यानी हमारा जो शरीर है वो विशेष तत्वों को अवशोषित करना बंद कर दे। खाद्य असहिष्णुता या खाद्य असहनशीलता कहलाता है। इसके जो मुख्य कारण होते हैं, यानी ये किस वजह से होता है, यानी किसी विशेष तत्व से हमें एलर्जी हो, यानी कोई खाना हो उससे हमें एलर्जी हो इसलिए भी हो सकता है, या भोजन को अधिक मात्रा में ग्रहण कर ले, यानी हमने पहले भोजन खा लिया और फिर दोबारा भोजन खा रहे हैं तो उससे हमें पेट में खराबी हो सकती है, उल्टी आ सकती है, तो ऐसा। और भोजन असहनशीलता से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। हमें जब भी खाना खाएं तो ताज़ा ही खाना खाएं। तले हुए खाने से परहेज करें, यानी जो फास्ट फूड होते हैं उनसे परहेज करना चाहिए। उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो कई बार सुना होगा आपने, पानी अगर हम पिएंगे हमारा शरीर फिट रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ना करें, जैसे कि बताया गया था यहाँ पे कि अगर अधिक भोजन करेंगे तो हमें खाद्य असहिष्णुता हो सकती है। लक्षण इसके जो दिखते हैं, सिर दर्द है, घबराहट, उल्टी, गैस, पेट दर्द, सीने में जलन, यानी अगर हमें ये सब लक्षण दिखे तो समझ लीजिए खाद्य असहिष्णुता, यानी हमारा जो शरीर है वो विशेष तत्वों को अवशोषित करना बंद कर रहा है। अब है हमारा भोजन संबंधित मिथक, यानी कि भोजन से संबंधित जो गलत धारणाएं लोग बोलते हैं उन्हें भोजन संबंधित मिथक कहते हैं। मिथक, ठीक है। खाद्य मिथक भ्रम फैलाने वाली जानकारी होती है, यानी जो खाद्य मिथक है वो लोगों में भ्रम फैलाने वाली इंफॉर्मेशन होती है जो भोजन से और खाने की चीज़ों से संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, वसाहीन आहार अच्छा होता है। कई लोग बोलते हैं कि जिस खाने में वसा होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उससे हमें वसा मिलती है, फैट मिलता है। तो ये सब भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और है भूखा रहने से भार कम होता है, जैसा मैंने बताया था डाइटिंग में कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी अगर हम भूखा रहेंगे तो इससे वजन कुछ कम नहीं होता, हमारा शरीर कुपोषण का शिकार होने की बीमारी में आ सकता है। अब ये मछली खाने के बाद तुरंत दूध नहीं पीना चाहिए, ये भी गलत धारणा है कि मछली खाने के बाद अगर आप दूध पियोगे तो आपके फेस पर वाइट निशान हो जाएंगे, बट ये सब गलत है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा जैसी बीमारी हो सकती है, बट ये भी गलत है। अल्पाहार से वजन कम होता है, यानी हम डाइटिंग करेंगे तो उससे वजन कम होता है, ये भी गलत धारणा है, ये सब कुछ नहीं है। और देर रात को खाया खाना वजन बढ़ता है। कई लोग बोलते हैं कि अगर हम तब सोने से पहले खाना खाकर सोते हैं तो हम मोटे हो जाएंगे या फिर ऐसे हो जाएंगे, बट ये भी गलत है, ये धारणा गलत है, ये भ्रम मिथक है। लेसन हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करी थी। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर नहीं भी देखा तो, और सेकंड पार्ट आपका यही खुद है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उन्हें भी थोड़ा लाभ हो जाए इस वीडियो से। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।